नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। पलवल से यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा प्राधी जांगड़ा मौत के मुंह से निकलकर स्वदेश लौटने के बाद अपने घर पहुंची है। ओमिक सिटी में अपने माता पिता के साथ रह रही प्राधी जांगड़ा का वहां एमबीबीएस का चौथा साल था, जहां रूस के साथ युद्ध प्रारंभ होने के बाद अन्य भारतीय छात्रों के साथ जीवन पर बनाई थी। 3 मार्च को स्वदेश लौटने के बाद प्राधी ने हुई बातचीत में बताया कि 24 जनवरी तक उनकी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। 24 की शाम उन्हें कहा गया कि 25 से उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। दूसरी तरफ 24 फरवरी को ही पता चला कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करने शुरू कर चुका है, जिसके बाद उन्हें भारतीय एम्बेसी से सूचना मिली कि जल्द से जल्द उन्हें यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा, जिस पर 25 फरवरी को उन्होंने अपने नजदीकी बॉर्डर पोलैंड के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने बताया कि जैसे तैसे करके वे पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन वहां से बॉर्डर को पार नहीं करने दिया गया और 2 दिन तक वे अन्य साथियों के साथ बॉर्डर पर ही फंसे रहे, जहां पर 3 डिग्री तक टेम्परेचर था। उनके पास सीमित मात्रा में खाने का सामान था, जिसके सहारे वे 2 दिन तक रुके, लेकिन इसके बाद खाने का सामान समाप्त हो गया और पोलैंड के बॉर्डर पर उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे में एक तरफ भूख प्यास और दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या नाम है आपका? अंकल, मेरा नाम प्राधी जांगड़ा है और मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं वहाँ 4th ईयर में थी। आपका कैसा संघर्ष रहा है वहाँ से निकलने का, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे गोलियाँ चल रही थी, क्या अनुभव रहा है आपका? एक्चुअली मैं टर्नोपिल से ही हूँ और वो वेस्ट में पड़ता है, तो वहाँ पर हमने गोलियाँ तो नहीं देखी, लेकिन माहौल बहुत ख़राब हो चुका था तब तक हम वहाँ पर थे। 24 को हमला हुआ सुबह, पापा की कॉल आई कि ऐसे ऐसे हो गया है बेटा और तुम खाना इकट्ठा कर लो। हम जाते हैं, सुपरमार्केट पास में ही है, वहाँ से खाना लेने जाते हैं तो हम देखते हैं इतनी भीड़ है कि अगर वहाँ पे हम लाइनों में लगे तो हमारे 4 घंटे तक नहीं आएगा और 4 घंटे में पूरी मार्केट ही खाली हो जाएगी। फिर भी जैसे तैसे करके हमने सामान इकट्ठा करा है, हमारे पास कैश नहीं था, कैश निकाला है जैसे तैसे। उसके बाद एक दिन हम वहीं रहे हैं, फिर भी वहाँ पे लोकल पब्लिक ऐसे ही थी कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है, अभी बस ईस्ट में ही हुआ है। 25 आई, 25 को थोड़ा थोड़ा माहौल बिगड़ने लगे, लोग वहाँ से इवैक्यूएट करने लगे खुद के सिटीजन्स। फिर हम शाम को यूनिवर्सिटी ने और एडवाइजरीज आ गई कि आप पास वाले बॉर्डर है वहाँ निकल जाओ। तो हमारा पास का बॉर्डर था पोलैंड। हमने शाम को ही टैक्सी करी पोलैंड के लिए। हम 8 बच्चे थे, हम 8 ने टैक्सी करी और हम पोलैंड के बॉर्डर के लिए निकल गए। तो लोगों ने कहा कि वहाँ पे भीड़ इतनी है, आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो हमारे ड्राइवर ने हमें ऐसी जगह उतार दिया जहाँ से हमें 8 किलोमीटर चलना पड़ा। हम 8 किलोमीटर चढ़ के चेक पोस्ट पर पहुँचे हैं और चेक पोस्ट पर काफ़ी लंबी लाइन है, लेकिन धीरे धीरे वो लाइन आगे बढ़ रही है। हमें लगा कि हाँ, अब 5 घंटे में नहीं तो 7 घंटे में नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि लाइन आगे बढ़ रही है। लेकिन हमें थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि लाइन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बीच में जो यूक्रेनियंस थे उनको बॉर्डर से निकाला जा रहा है। वो लाइन रुक गई सुबह तक, बच्चे और आते गए क्योंकि एडवाइजरी में यही था कि जो पास का बॉर्डर है वहाँ निकल जाओ। तो बच्चे आते गए, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई 700-800 बच्चों की। रात को खुला था, साइड में जंगल, बीच में हवा चल रही है, इतनी ठंड, -3 डिग्री हो रहा है, बच्चों के पास जैकेट नहीं है, शूज़ नहीं है। मैंने खुद ने 2 जैकेटें पहनी हुई थी, 4 सॉक्स पहनी हुई थी, शूज़ बस फंसा ही रखे थे, तब भी बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। फिर सुबह भी हम लाइन में लगे रहे, पूरे दिन रात नहीं सोए, लगे रहे कि अब नंबर आ जाएगा, लेकिन वहाँ नंबर नहीं आया। फिर शाम को एडवाइजरी आई कि बॉर्डर्स ओपन नहीं थे इसलिए ऐसा हाल हो रहा है, तो बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं, अब आप लाइन में लगो, अब आपको निकाल देंगे। फिर से लाइन में लगा, उन्होंने फिर हमें होप दी, उन्होंने लड़कियों की लाइन अलग बनवा दी, लड़कों की अलग बनवा दी। हमें लगा अब लड़कियों को पहले निकाल देंगे तो अब तो निकल ही जाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ थोड़ी देर के बाद भगदड़ मच गई बिल्कुल। अब बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं जो वहाँ मिलिट्री के लोग थे, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे वहाँ, हम तो 2 दिन ही हुआ था, बच्चे वहाँ 4-4 दिन से खड़े थे, सब गुस्से में, सब भूखे प्यासे ठंड में। तो भगदड़ मची, फिर उन्होंने बच्चों को पीट दिया वहाँ पे। तब बच्चे वहाँ से पिटे, बच्चों को वहाँ पे मतलब उनको गलत गलत बोला गया, तो बच्चे वहाँ से वापस हो गए। हम भी उन्हीं में थे कि अब अगर हम यहाँ रहे तो हम यहाँ मर जाएंगे, इससे अच्छा वापस चलो।
तो वहीं पे थोड़ी सी दूर में एक एरिया सा था जहाँ पे आप आग वाग जला सकते थे। हमने आग वाग जलाई, वहाँ पे बैठे हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई आए। हम कॉल वॉल कर रहे थे तो किसी ने कॉल नहीं उठाई। तो वहाँ पर अचानक से एक टैक्सी आती है, तो हम उस टैक्सी वाले से बात करने गए तो उसने कहा कि हाँ मैं ले जाऊँगा। लिवीव एक जगह है जो मेरी सिटी से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा लिवीव तो पहुँचते हैं, लिवीव से तो हम पहुँच ही जाएंगे 2 घंटे में। तो हम उस सिटी में पहुँचे, मतलब उनके पास पहुँचे, टैक्सी वाले के पास। उन्होंने कहा कि आप आ जाओ। हम 10 बच्चे थे, हम बैठे वहाँ पर और उसने हमें लिवीव छोड़ा। हमने उससे कहा कि आप पैसे और ले लो, जितने भी आपको चाहिए, आप हमें हमारे सिटी छोड़ दो। तो उसने कहा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। उसने सिटी छोड़ा है हमें। हम उतरे हैं टैक्सी से और टैक्सी से उतरते ही बस स्टैंड पर उतरे हैं हम। और बस स्टैंड पर जहाँ पर 300 लोग, 100-200 लोग तो ऑलमोस्ट रहते ही थे। इतना रश रहता था वहाँ पर, कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा। मिलिट्री घूम रही है हर जगह डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। बैंक पे कोई लाइन नहीं, बिल्कुल शांति, एकदम शांति। हम हॉस्टल में गए हैं, हॉस्टल में बिल्कुल शांति, अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। आर्मी पर्सन किस देश के थे उस टाइम पे फिर वहाँ पे? ये हमें पता नहीं है किस देश के थे, लेकिन शायद यूक्रेनियंस ही थे उस टाइम तक, क्योंकि हमारी सिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट में है तो वहाँ पर यूक्रेनियंस ही थे। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। हॉस्टल पहुँचे हैं, हॉस्टल में कोई भी नहीं है। सारी लड़कियाँ, जितने भी लोग थे, सब इवैक्यूएट कर चुके हैं वहाँ से, क्योंकि यूक्रेनियंस भी रहते थे उस हॉस्टल में, वो अपने घर जा चुके हैं। फिर रात सी हो गई है। हमने सोचा है कि अब हम दूसरे बॉर्डर के लिए निकल जाएंगे। हमने खाना बनाया है जल्दी से, जो हमारे पास पहले सामान था उससे। और खाना बनाते ही सायरन बजने लगे हैं बहुत तेज़ तेज़। तो नीचे से एक लेडी आती हैं, वो कहती हैं कि बेटा बंकरों में चलो। तो वो हमें बंकर्स में ले गई। हमारे साथ और भी दोस्त थे, हमने उन्हें भी बंकर में ही बुला लिया अपने साथ। हॉस्टल के नीचे ही था बंकर। फिर हमने वहीं रहे हैं सुबह तक, 5 बजे तक बंकर में रहे हैं। फिर सुबह हमने बात करी है किसी से, तो हमारी एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि टैक्सी जा रही है यहाँ से उस ग्रोथ के लिए, तो आपको चलना है तो आप चल दो। तो हमने कहा हाँ हम चलते हैं। हम 11 बच्चे हो गए। हम 11-12 घंटे का सफ़र तय करके उस ग्रोथ पहुँचे हैं। वहाँ पे अमरीक सिंह ढिल्लों हैं वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। हमें हॉस्टल में ही रोका गया बच्चों के साथ। खाना खाने की कोई दिक्कत नहीं, खाना हमने खुद नहीं बनाया है वहाँ पे, हमने वहाँ पे पोहा बनाया है। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन हमारा कर दिया पासपोर्ट के हिसाब से, और उन्होंने हमें शाम को ही बस से निकाल दिया कि तुम हंगरी बॉर्डर की तरफ निकल जाओ। वहाँ से 2 बॉर्डर पास पड़ते हैं, स्लोवाकिया और हंगरी। तो हंगरी के लिए उन्होंने हमें निकाल दिया, कुछ बच्चे स्लोवाकिया के लिए भी निकल रहे थे। तो हम हंगरी बॉर्डर के लिए निकले हैं। 12 घंटे 14 घंटे हम वहीं चेक पॉइंट पे फंसे रहे हैं, बस के अंदर ही। मतलब जैसे पोलैंड में हम खुले में खड़े थे कि हमें निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे, हम बस में थे, 14 घंटे तक बस में थे हमारे। फिर हम चेक पॉइंट पार कराए, हमें पासपोर्ट वगैरह स्टैंप वगैरह लगी है, हमें हंगरी के अंदर इजाज़त दे दी गई है। फिर वहाँ से 8 घंटे का रास्ता था बुडापेस्ट के लिए, वहाँ की राजधानी, हंगरी की राजधानी, जहाँ से एयरपोर्ट था। तो बुडापेस्ट पर हम पहुँचे हैं। वहाँ पर इतना अच्छा मतलब गवर्नमेंट ने इंतज़ाम कर रखा था। हमें एयरपोर्ट पे उतारा है बस ने। एयरपोर्ट पे पहुँचते ही हमें पानी दिया गया है, बिस्किट दिए गए हैं। हमसे कहा गया है तुम रुको, तुम्हारे लिए खाना आता है। खाना आया है, बहुत अच्छा खाना आया गया है, हर किसी के लिए इतना आया गया है वेजिटेरियन खाना कि सबका पेट भर जाए। तो वहाँ पे हमने खाना खाया है। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने कहा है कि हम आपको अकोमोडेशन पे लेके चलेंगे, कि आप सुबह के थके हुए हो, आप इतने टाइम से ट्रैवल कर रहे हो, आप चलो हम आपको होटल में लेकर चलते हैं। तो बसेस वहाँ पे अरेंज थी, बस हमसे कहा गया कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। और वहाँ पर सबसे अच्छी बात, एम्बेसी के लोग थे और उन्होंने एकदम ये कर रखा था, लड़कियों को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि लड़कों को उतार के लड़कियों को बैठाया जा रहा है बसेस के अंदर, कि लड़कियाँ पहले निकलेंगी। हम वहाँ पे निकले हैं और बस के अंदर बैठे हैं, हमें होटल पहुंचाया गया है। वहाँ पे चेक इन के लिए चल रहा था कि बच्चे चेक इन करें, जो कल के आए हुए थे वो चेकआउट करें फ्लाइट के लिए। हमने चेक इन करा गया है, तभी हमें पता चलता है कि फ़्लाइट के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। एम्बेसी की बस फिर हमें एयरपोर्ट छोड़ कर आई है और वहाँ पे फ़्लाइट खड़ी थी इंडिगो। बस जैसे ही हम इंडिगो में बैठे हैं, वहाँ पे बिल्कुल एयर होस्टेस, कैप्टन वगैरह बिल्कुल कहने लगे हैं आपको, हम आपकी मातृभूमि पहुँचा के रहेंगे। और बिल्कुल इतना सुकून मिल गया था उस टाइम की कि अब तो चल दिए घर के लिए। बस फिर घर पहुँचे। कौन सी तारीख में आप बैठी थी एयरलाइंस में? हमने 25 तारीख से चालू करा है, 25 तारीख की शाम को सब कुछ चलना वलना। मैं कल बैठी हूँ, 2 तारीख को बैठी हूँ।
तो आज कितने बजे एयरपोर्ट पर आ आज गई मैं थी? सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पर आ गई थी। और यहाँ घर तक कितने बजे तक पहुँच गए यहाँ थे? घर तक मैं 11 बजे तक पहुँच गई थी। तो जिस तरह से आपकी निकासी हुई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मददगार कौन हुए? किस तरह की व्यवस्थाएं रही? मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा मददगार तो मेरे माता पिता रहे। हर टाइम मैं इनके कांटेक्ट में थी और हर टाइम बिल्कुल ये बोलना कि बेटा डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये कर लो वो कर लो। ये यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहे थे, हम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, ये यहाँ पे रास्ते ढूंढ रहे थे कि नंबर्स कांटेक्ट शेयर करना कि आप इनसे बात कर लो, ये एम्बेसी के बंदे हैं, ये आपको राह दिखाएंगे, आप आप इस बॉर्डर से चले जाओ, उस बॉर्डर से चले जाओ। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो ये थे। फिर मेरे दोस्त थे, सब एकदम इकट्ठे थे, हम जितने भी बच्चे थे इंडियंस, तो वो भी एकदम कि अब तो हम निकल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल के ही रहेंगे। फिर हमने कुछ टाइम एम्बेसी में भी बात की थी, तो उन्होंने भी हाँ हमें कहा था कि हाँ हम मदद कर रहे हैं, आप बस बॉर्डर तक पहुंच जाओ। तो मदद सब ने ही की। बिल्कुल सच में तब मैं वहाँ पर थी। बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ गया था कि जितने भी बच्चे थे वहाँ पे सब ने हार मान ली थी कि अब तो यहाँ मर ही जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे, ना तो 50 किलोमीटर पैदल चला जाए वापस, और वो बाहर नहीं निकाल रहे थे, और ठंड इतनी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ मर जाएंगे। लेकिन घर वालों की मदद से, उनसे लगातार संपर्क में रहने की वजह से बिल्कुल वहाँ से निकले तो जान में जान आई, और जैसे ही दूसरे बॉर्डर के पास आते गए तो बिल्कुल जान आ ही गई थी कि हाँ अब निकल जाएंगे, और सब अच्छा होता गया, वापस घर आ गए। तो भारतीय एम्बेसी ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की, उन पर क्या कहना आपका? मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँची, हंगरी के एयरपोर्ट पर पहुँची, वहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ था, खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। होटल्स इतने अच्छे अरेंज कर रखे थे कि अगर कोई रहना चाहे, रेस्ट करना चाहे, काफ़ी अच्छे होटल्स थे। और वहाँ पर भी होटल पहुँचते ही रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा, और वहाँ पर भी खाने के लिए इंडियन खाना हमें खिचड़ी दी गई, खिचड़ी दाल दी गई और दूध दिया गया कि आपको जो भी खाना है आप वो खाओ, खाने की कोई कमी नहीं थी। और बिल्कुल एकदम चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही थी। खाना खाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप फिर आपको बसेस छोड़ कर आएंगे एयरपोर्ट तक, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। तो भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रिया अदा बयां करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छी व्यवस्था करी। लग नहीं रहा था कि हम यहाँ से निकल पाएंगे, बिल्कुल होप छूट दी थी हमने कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बॉर्डर के आसपास आने लगे तो काफ़ी मदद है उनकी तरफ से, और सच में बहुत अच्छा मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बहुत बच्चों की मदद कर रहे हैं। और सारे बच्चे, मतलब हम वहाँ पर बॉर्डर पे जैसे ही पहुँचे, जैसे ही जहाँ पे सारे इंडियन मिले, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था। और नेशनैलिटीज़ भी थी वहाँ पे, मतलब नाइजीरिया के लोग भी थे, घाना के भी थे, अरेबियंस भी थे। तो हमें उनके बीच में बिल्कुल ऐसा लग रहा था वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी वहाँ पे। उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था और हमारे लिए खाना पानी सब कुछ था। और मैं सभी चैनलों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे शब्द इकट्ठे किए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ और लोगों तक भी पहुँचे। और गवर्नमेंट को मैं ये बोलना चाहूँगी कि सूमी, खारकीव, कीव के बच्चों को जल्दी से जल्दी मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।